नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो ये कुल 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अंग है और इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है इसे। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 5 सदस्य हैं अस्थाई सदस्य हैं, और जो 10 सदस्य होते हैं ये अस्थाई होते हैं। अस्थाई 10 सदस्य होते हैं। जो अस्थाई सदस्य हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो उनमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और चीन है। तो ये टोटल इनकी संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 अस्थाई हैं, जबकि जो अस्थाई सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी 2 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा अस्थाई सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसे ध्यान में रखिएगा। जो अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्यों के पास वीटो पावर है। अस्थाई सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है। अस्थाई सदस्य जो 5 हैं इनके पास वीटो पावर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल अभी तक किसने किया है? तो रूस ने किया है। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तरबूज। जो जायद खेती है ना, ये रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो समय बचता है उसी के समय इसको बोया जाता है। यानी ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है। इसकी बुआई जो होती है मार्च अप्रैल के महीने में हो जाती है और जून में इसको काट लिया जाता है। जून में इसको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में बो के और जून में इसको काट लिया जाता है। जो इसकी प्रमुख फसलें हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं? तो जैसे तरबूज है, तरबूज हो गया एक, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ककड़ी है, खरबूजा है, खरबूजा हो गया, और मूंग हो गया, उड़द है। तो ये सब क्या है? प्रमुख फसलें हैं जो जायद की फसल हैं। भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, लोसांग त्यौहार है, सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम का कुछ अन्य त्यौहार है, जैसे बुमचू। बुमचू भी वहाँ का बहुत फेमस त्यौहार है। इसके अलावा जो सागा दावा है, सागा दावा भी वहाँ का फेमस त्यौहार है। और इसके अलावा दासिन भी है, दासिन है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सिक्किम के प्रमुख त्यौहार हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है प्रदान किया गया था। तो इनको कब प्रदान किया गया? तो 3 नवंबर 1947 को प्रदान किया गया था। मरणोपरांत इनको इस परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे। तो ये भी याद रखिएगा। 26 जनवरी, याद रखिएगा ये डेट, 26 जनवरी 1950 को 3 सैन्य पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। एक था परमवीर चक्र, परमवीर चक्र था, एक महावीर चक्र, और एक जो था वीर चक्र था। तो ये 3 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो अब ये बात आ जाती है, जब परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को इसकी घोषणा की गई, तो कैसे सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर को ये प्रदान कर दिया गया? तो ये घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1950 को, हालांकि ये अतीत से ही दिया जाता था। तो 3 नवंबर 1947 को ही प्रदान किया गया था। उसी समय से ये परमवीर चक्र का चलन था। तो याद रखिएगा, 3 नवंबर 1947 को पहली बार
मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया। जो परमवीर वीर चक्र है यह सैनिक पुरस्कार है और कहा जाए कि ये सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है और अभी तक ये कुल 21 व्यक्तियों को दिया गया है। टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 21 सैनिकों को दिया गया है, कह सकते हैं, जो सेना के अधिकारी हैं चाहे जो भी हैं, लेकिन ये सैनिक पुरस्कार है तो सैनिकों को ही दिया जाता है, जिसमें से जो 20 हैं थल सेना से संबंधित हैं और एक जो है वो वायुसेना से संबंधित हैं। जो 21 परमवीर चक्र सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनमें से 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत दिया गया है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। 14 व्यक्तियों को, 21 में से 14 को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना इसने 1206 ईस्वी में किया था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ये भी याद रखिएगा। लोदी वंश, अगर पूछे कि लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी लोदी वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। जबकि खिलजी वंश की स्थापना अगर पूछा जाए, तो खिलजी वंश की स्थापना जो की गई थी 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और वंश है जो सल्तनत काल का, सैयद वंश। सैयद वंश को भी याद रखिएगा। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की गई थी। खिज्र खां के द्वारा की गई थी। खिज्र खां के द्वारा की गई थी सैयद वंश की स्थापना, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता हैं, यह एक नृत्य हैं। तो यह लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसको याद रखिएगा। ये लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, लोक नृत्य। प्रसिद्ध पुस्तक कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष के द्वारा ही कैलकाटा क्रोमोसोम लिखा गया है। अमिताभ घोष की कुछ अन्य किताबें हैं, जिसमें है स्मोक एंड एसेस स्मोक एंड एसेस, इनकी ये किताब है। एक किताब है द लिविंग माउंटेन भी इनकी एक किताब है। इसके अलावा एक जंगलनामा किताब है इनकी, जंगलनामा इनकी एक किताब है, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत में नोटबंदी, विमुद्रीकरण कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। और इसी दिन से 500 और 1000 के नोट जो थे चलन से बाहर कर दिए गए थे। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में पहली बार नोटबंदी कब की गई थी, तो भारत में पहली बार जो नोटबंदी हुई थी 12 जनवरी 1946 को की गई थी। 12 जनवरी 1946 को पहली बार भारत में नोटबंदी की गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। अभी 2000 के नोट हैं उसको चलन से बाहर किया गया है, यानी उसको आरबीआई ने वापस लेने की घोषणा की है। तो किस डेट को घोषणा किया गया था आरबीआई के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा। 2000 के नोटों की वापस लेने की आरबीआई के द्वारा घोषणा किया गया था 19 मई 2023 को किया गया था, तो इस डेट को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है।
कि आरबीआई के द्वारा 19 मई 2023 को 2000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को, सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। जबकि हाइड्रोमीटर के द्वारा, याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा। जबकि लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व मापा जाता है, जिससे उसकी शुद्धता का पता लगाने के लिए दूध का घनत्व मापा जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। और पोटेंशियोमीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापा जाता है, यानी कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में एक प्रभावी सीमा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकमोहन। जो डुरंट रेखा है, यह इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और यही जो रेखा है, डुरंट रेखा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी, यही रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी यह रेखा है। जो रेड क्लिफ है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया कौन रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। जबकि जो पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य है, यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। श्रीलंका से अलग करता है कौन? पाक जलडमरू मध्य। तो याद रखिएगा, भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है पाक जलडमरू मध्य। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। जबकि 15 अक्टूबर को, याद रखिएगा, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। और 21 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। आयरलैंड के सिद्धांत से डीपीएसपी के अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कहाँ से ली गई है? निर्वाचन की विधि जो है वो कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है संविधान? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, तो इस सबसे पहले बार बार पूछा जाने वाला है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से इसकी अवधारणा ली गई है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके अलावा न्यायिक समीक्षा। याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा गया है। न्यायिक समीक्षा भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, न्यायिक
समीक्षा। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। जो उद्देशिका में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श शामिल किए गए हैं वो भी फ्रांस से ही लिए गए हैं। जबकि पूछा जाए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भी कहाँ से लिया गया है? राज्यपालों की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और अवशिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा के संविधान से ही ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।